हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे कि ओरिजिन ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी आवश्यकता क्यों हुई जीव विज्ञान की। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी के बारे में जान लेते हैं कि बायोलॉजी होती क्या है। तो मीनिंग ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, मतलब कि जो बायोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें बायो तथा लॉगस। जिसमें बायो का अर्थ होता है लाइफ, जीवन, और ग्लोगस का अर्थ होता है स्टडी, अध्ययन करता है, अर्थात जीवन का अध्ययन ही, स्टडी ऑफ लाइफ ही बायोलॉजी है। बायोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थात बायोलॉजी होती है वो सजीवों की, जो सजीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनकी जो वैज्ञानिक अध्ययन है वही सजीवों के और उनके जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें जीव और जीवों के जीवन का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि बायोलॉजी की उत्पत्ति क्यों हुई। तो सिंस एंशियंट टाइम्स ह्यूमंस वर क्रिएटेड, मतलब प्राचीन समय में मनुष्य जानने के लिए तत्पर था कि बायो लाइफ क्या होती है, हमारा जीवन क्या होता है, प्लांट्स ग्रो, हाउ प्लांट्स ग्रो, प्लांट्स वृद्धि कैसे करते हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमन आर बोर्न, जो जंतु है और ह्यूमन से मानव है उनका जन्म कैसे हुआ, वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं, हाउ कैन वी बी कर्ड। टू आंसर दीज क्वेश्चन, तो इन सभी के आंसर हो सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली, मतलब कि तरीके से और वैज्ञानिक रूप से जो है, जिस वजह से बायोलॉजी की उत्पत्ति हुई, जो विज्ञान की उत्पत्ति हुई, जो विज्ञान साइंस की एक शाखा के रूप में है। हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ बायोलॉजी, जो बायोलॉजी की उत्पत्ति है उनसे संबंधित जो हिस्टोरिकल प्राचीन इतिहास है, उनका इतिहास है, उसके बारे में जान लेते हैं। एंशियंट पीरियड मतलब प्राचीन समय में ईयरली ह्यूमंस ऑब्जर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड, शेल्टर एंड मेडिसिन, मतलब कि प्राचीन समय में जो मनुष्य है वो पादप जंतुओं पर भोजन के लिए, आवास के लिए और दवाइयों के लिए, मेडिसिन के लिए निर्भर रहता था। नॉलेज ऑफ हर्बल मेडिसिन डेवलप्ड, मतलब कि जो छोटी छोटी झाड़ियाँ थी वो जो जो मेडिसिन के रूप में, दवाइयों के रूप में डेवलप हुई, विकसित हुई, जिनको इंडिया में आयुर्वेद के रूप में कहा जाता है, आयुर्वेद कहा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स के उनका वर्गीकरण, एनिमल्स का वर्गीकरण, जो ग्रीक पीरियड आया जिसमें ग्रीक सिद्धांत, ग्रीक वैज्ञानिक थे, उनमें से अरिस्टोटल और थियोप्रेस्टस थे। अरिस्टोटल अरस्तु कहा जाता है, जो फादर ऑफ बायोलॉजी है, बायोलॉजी के जनक कहा जाता है। इन्होंने एनिमल्स पर स्टडी की, एनिमल्स पर अध्ययन किया, जूलॉजी के, जिसमें जूलॉजी। और थियोप्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, अर्थात वनस्पति विज्ञान का जनक थियोप्रेस्टस कहा जाता है। इन्होंने प्लांट्स पर अध्ययन किया, जो भी मध्यकाल है, मिडिल एज है, मध्यकाल है, उसमें बायोलॉजी का प्रोग्रेस है वो बहुत धीमा रहा। इस वजह से बहुत से वैज्ञानिकों छात्रों ने इस पर बहुत कम स्टडी भी की, और नॉलेज प्रिजर्व्ड थ्रू मेडिकल टेक्स्ट, जो चिकित्सा विज्ञान है उस पर, जो चिकित्सा विज्ञान की स्टडी या नॉलेज है, उसका ज्ञान है, वो तुरंत चलता रहा, निरंतर चलता है। मॉडर्न पीरियड जो आधुनिक समय है, उसके अंदर माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, जो रोबोट्स ऑब्जर्व किए गए, डिस्कवरी ऑफ सेल्स, कोशिका की खोज की गई, डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी, जो कोशिका सिद्धांत है उसका विकास हुआ, डिस्कवरी ऑफ डीएनए और जेनेटिक्स, मतलब कि आनुवंशिकी और डीएनए जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आनुवंशिक लक्षण है, जेनेटिक मटेरियल है, वो वंशानुगत होते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया गया। ओरिजिन ऑफ लाइफ और ओरिजिन ऑफ बायोलॉजी, मतलब कि जीवन की उत्पत्ति और जीव विज्ञान की उत्पत्ति में क्या अंतर होता है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ और ओरिजिन ऑफ बायोलॉजी। ओरिजिन ऑफ लाइफ में हाउ लाइफ बिगन ऑन अर्थ, मतलब कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। हाउ बायोलॉजी डेवलप्ड एज ए साइंस, मतलब कि ओरिजिन ऑफ बायोलॉजी में जो बायोलॉजी जीव विज्ञान है वो विज्ञान के रूप में कैसे विकसित हुई। इसमें केमिकल इवोल्यूशन होता है, जबकि इसमें ह्यूमन क्रिया जो मानव इच्छाएं होते हैं, साइंटिफिक वैज्ञानिक विधियाँ होती हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। ब्रांचेज दैट डेवलप बायोलॉजी, विकासशील जीव विज्ञान है उसकी जो शाखा है उनके बारे में अध्ययन करें। बॉटनी जो स्टडी ऑफ प्लांट्स होता है, मतलब कि वनस्पति विज्ञान होता है, वनस्पति के बारे में अध्ययन किया जाता है। पादपों के बारे में जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स, जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर हम जीव, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, अमीबा वगैरह, वायरस, इनके बारे में अध्ययन करें। जेनेटिक्स, हेरिडिटी, मतलब जो संकरण, आनुवंशिकी, वंशानुगति है उसके अंदर, जेनेटिक्स के अंदर अध्ययन करें। इकोलॉजी जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, इसके अंदर जो हमारे एनवायरनमेंट से संबंधित होते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जो आधुनिक समय में बायोलॉजी को होते हैं उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशंस आदि होते हैं, डीएनए कोडन, सूचना कोडन, दोनों आदि के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजी स्टडी, जो बायोलॉजी की अध्ययन की जो विशेषता है उनके बारे में अध्ययन करने। स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि सजीवों की संरचना,
फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनका क्या कार्य है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। रिप्रोडक्शन, जनन, इवोल्यूशन, वृद्धि। वो इंटरेक्शन विद मतलब कि पारिस्थितिक तंत्र, पर्यावरण से संबंधित के प्रति हमारी वो। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी, मतलब कि बायोलॉजी की आवश्यकता क्यों हुई। तो हेल्प्स अंडरस्टैंड लाइफ प्रोसेस, मतलब कि हमारी जीवन क्रियाओं को समझने के लिए बायोलॉजी की आवश्यकता है। इम्प्रूव हेल्थ एंड मेडिसिन, जो हमारे स्वास्थ्य है उनके रूप में, और जो बीमारियों की दवाइयाँ होती है, मेडिसिन होती है, उनको इम्प्रूव करने के लिए, विकसित करने के लिए, उनको बेटर बनाने के लिए बायोलॉजी की आवश्यकता हुई। इन्हेंस एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन, मतलब कि जो कृषि होती है और भोजन उत्पादन होता है उसके लिए हमारी बायोलॉजी की आवश्यकता है। प्रोटेक्ट्स एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, मतलब पर्यावरण जैव विविधता होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बायोलॉजी की आवश्यकता हुई। सपोर्ट बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, जो बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स वाले इंजीनियरिंग होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए जीव विज्ञान की आवश्यकता है। अब इसका कंसलेशन निष्कर्ष क्या होता है, तो बायोलॉजी ऑर्गेनाइटेड फ्रॉम ह्यूमन क्यूरियोसिटी एंड अंडरस्टैंड लाइफ, मतलब कि जो मनुष्य की इच्छाएं थी वह जीवन को समझने के लिए, उनको विकसित करने के लिए बायोलॉजी, जो उनको जानने के लिए बायोलॉजी की उत्पत्ति हुई। फ्रॉम सिंपल ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स टू मॉडर्न जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, बायोलॉजी हैज एनवॉल्व्ड इनटू ए कोर लाइफ साइंस एसेंशियल फ्रॉम ह्यूमन सर्वाइकल प्रोग्रेस, मतलब कि जो जंतु एवं पादपों का अध्ययन है मॉडर्न साइंस में, जेनेटिक इंजीनियरिंग वालों ने उनमें इन्होंने लाइफ साइंस जीव विज्ञान को बायोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व किया हुआ है, जिसके अंदर ह्यूमन जो सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे जीवित रहते हैं, उनको कैसे वृद्धि करते हैं, इनके बारे में जीव विज्ञान के अंदर, बायोलॉजी के अंदर अध्ययन किया गया जाता है। प्रैक्टिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो जीवित जंतु है उनकी जो जो विशेषता है वो क्या क्या होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर दो दैट प्रोग्रेस प्रोसेस लाइफ एंड शो कर सर्टेन डिस्टिंक्ट फ्यूचर, मतलब जो विशेष गुण होते हैं, जो जीवित जंतु होते हैं उनकी जो पूरी जिंदगी होती है प्रोसेस, जो विशेष गुण प्रदर्शित करते हैं, जिस वजह से उनको जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो जीवित नहीं है, उनसे पृथक किया जा सकता है। जिसमें पहला होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि कोशिकीय संगठन, जो सभी सजीवों में कोशिकीय संगठन होता है, उसमें कोशिकाओं से शरीर का निर्माण होता है सभी सजीव, जिसमें कोशिकाओं को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, मतलब कि संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, जो जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है वो कोशिकाओं को कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रिया, ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इनसाइड ए लिविंग बॉडी आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, मतलब कि जो मानव ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो क्रियाएं होती है, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो केमिकल रासायनिक क्रिया होती है उनको मेटाबॉलिज्म उपापचय कहा जाता है। इसके अंदर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म के अंदर जो रिएक्शन होती है उसमें से निर्माण होता है उत्पाद, जो रिएक्टेंट मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब कैटाबॉलिज्म होता है उसके अंदर जो एक रिएक्टेंट होता है वो टूट कर उत्पाद प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। मेटाबॉलिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लाइफ, मतलब कि जो सजीव के जीवन का होता है उपापचय क्रिया सजीव के जीवन की एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन होती है, विशेष गुण होता है। न्यूट्रिशन, पोषण, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर, मतलब कि जो सजीव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो पोषण के लिए जो भोजन है उसका उपयोग एनर्जी, ऊर्जा, वृद्धि और रिपेयर होते हैं, उनकी रिपेयरिंग करने के लिए न्यूट्रिशन पोषण का उपयोग करते हैं। इसमें दो प्रकार का पोषण होता है, न्यूट्रिशन टू टाइप्स होता है, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक, स्वपोषी और विषमपोषी। जिसमें ऑटोट्रोपिक में प्लांट्स पादप होते हैं, जबकि हेटरोट्रोपिक्स में एनिमल एंड फंजाई हिस्सा देते हैं। प्रातः रेस्पायरेशन, श्वसन, श्वसन प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, मतलब कि जो भोजन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण किया जाता है उसको रेस्पायरेशन कहा जाता है, जिस दो प्रकार का होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक, मतलब कि वायु श्वसन में भोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होता है, जबकि एनारोबिक वायु श्वसन में भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। फिर आती है ग्रोथ, वृद्धि। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो बाई सेल डिवीजन, मतलब कि जो सजीव होते हैं वो कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। ग्रोथ इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इंटरनल, मतलब कि जो ग्रोथ होती है सजीव की वो आंतरिक होती है। रिप्रोडक्शन, जनन, एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, मतलब कि जो सजीव होते हैं उनकी अपनी जाति की जो वृद्धि करने की क्षमता होती है, उनको जनरेशन गैप वृद्धि पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। ग्रोथ इन लिविंग मतलब कि आंतरिक होती है, वृद्धि होती है। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल है, सेक्सुअल लैंगिक और अलैंगिक जनन। रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल बट फॉर द
कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, मतलब कि जो जातियों की निरंतरता बनाए रहते हैं उसके लिए रिप्रोडक्शन की आवश्यकता होती है, न कि जीव को सर्वाइव करने के लिए। रेस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस सेंसिटिविटी, मतलब कि संवेदना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस, मतलब कि जो पर्यावरण के प्रति जो पर्यावरण चेंजेस होते हैं, पर्यावरण प्रति होते हैं, उनके प्रति जो क्रिया प्रतिक्रिया होते हैं, उनकी जो क्षमता होती है लिविंग में, सजीवों में, जैसे लाइट होती है, हीट, उष्मा, साउंड, टच, केमिकल्स आदि के प्रति जो संवेदना उत्पन्न होती है वो सजीवों में उत्पन्न होती है, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स में, निर्जीवों में। मूवमेंट, मूवमेंट को संचलन भी मूवमेंट संचलन होता है, जिसमें लिविंग में सो मूवमेंट, मतलब कि सभी सजीव मूवमेंट प्रदर्शित करते हैं, जैसे अंग प्रचलन हो गया, हाथ का हिलाना डुलाना। मूवमेंट में भी इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब कि जो मूवमेंट होता है, गमन होता है, वो इंटरनल भी हो सकता है, आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है। इंटरनल में हमारे जो कोशिकाएं इधर से उधर जाते हैं, सेल साइकिल होता है रहता है, और मतलब ब्लड एक कोशिका से दूसरी, मतलब एक अंग से दूसरे अंग में जाते हैं, और बाह्य प्रचलन एक्सटर्नल में जैसे हमारे हाथों का हिलाना आदि हो जाता है। प्लांट आल्सो शो मूवमेंट, ट्रोपिक मूवमेंट, मतलब कि पादप भी मूवमेंट प्रदर्शित करते हैं, जिसको ट्रोपिक मूवमेंट कहा जाता है। एक्सेशन उत्सर्जन, मैटर रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिज्म वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब कि जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको शरीर से बाहर निकालने की मेटाबॉलिज्म, जो फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है, क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। हेल्प्स मेंटेन एक्सटर्नल बैलेंस, में आंतरिक बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने का कार्य करता है। एडेप्शन एबिलिटी टू एडजस्ट एनवायरनमेंट ऑफ सर्वाइवल, मतलब कि एनवायरनमेंट जो पर्यावरण के प्रति होते हैं उनको सर्वाइव करने की जो क्षमता होती है उसको एडेप्शन कहा जाता है। और होम्योसिस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का गुण है, होम्योसिस्ट मेंटेन ऑफ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, जो हमारे शरीर की बॉडी के अंदर का जो आंतरिक वातावरण होता है उसके प्रति बैलेंस बनाने, मेंटेन करने, उसके जो उनके प्रति हमारे शरीर को ढालने का होता है उसको होम्योसिस्ट कहते हैं। डेफिनेशन लाइफ स्पैन, मतलब कि जो जीवन चक्र होता है वो जैसे व्रत, मतलब पहले जन्म लेता है, फिर वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है, ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्शन जो है अपनी जातियों की निरंतरता बनाए रहते हैं, उसके बाद वो मनुष्य डेथ हो जाता है, मतलब डेड हो जाता है, मतलब मर जाता है, खत्म हो जाता है। इसका कंसलेशन निष्कर्ष देखिए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कैरेक्टर बाई मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड रेस्पॉन्सिव विच टुगेदर डिफाइन सेल लाइफ, मतलब कि जो सजीव होते हैं उनके जीवन होता है उसको मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रिया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को इसके संगठन, वृद्धि, जनन और रेस्पॉन्स संवेदनाओं के आधार पर उनको अलग किया जा सकता है नॉन लिविंग थिंग्स से। बस आज